गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग नाइस। तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है यूनिट एंड मेजरमेंट का। इसमें जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट। तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, डैट इज एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, इसमें जो लेंथ है इसको हम लोग फुट में मेजर करते हैं, मास को हम लोग पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। तो एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हो कि एफ से इसका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो स्टार्ट हो रहा है फुट, तो ये हमारा किसका यूनिट है, लेंथ का। पी से स्टार्ट हो रहा है पाउंड, ये हमारा मास का। और एस से हमारा सेकेंड स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा टाइम का। तो एफपीएस सिस्टम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब ये एफपीएस सिस्टम है, इसका जो दूसरा नाम है ये क्या है, ये एक ब्रिटिश सिस्टम है। ब्रिटिश सिस्टम मतलब अंग्रेज लोग ज़्यादातर फुट पाउंड का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया ब्रिटिश सिस्टम। अब कभी कभार ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आपका 1 पाउंड है वो कितना ग्राम के बराबर है, 1 पाउंड इज इक्वल टू डैश ग्राम। तो ये आप याद रखिएगा कि आपका जो 1 पाउंड है वो कितना के बराबर है, 453.6 ग्राम। एक जो आपका पाउंड है वो 453.6 ग्राम के बराबर है। तो कभी कभार ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग अपने दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे चलेंगे जो कि है हमारा सीजीएस सिस्टम। इस सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, गॉस सिस्टम, GAUS, या डेसिमल सिस्टम। तो इसको 2 नाम से और जाना जाता है, गॉस सिस्टम और डेसिमल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग सीजीएस सिस्टम को देखते हैं। देखिए इसमें भी क्या है कि लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, C से सेंटीमीटर। मास को हम लोग मेजर करते हैं ग्राम में, G से ग्राम। और टाइम को हम लोग इसमें भी सेकेंड में ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो S से सेकेंड। तो टाइम तो हमारा जैसा एफपीएस सिस्टम में था वैसा ही हमारा सीजीएस सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लेंथ को मेजर कर लिए सेंटीमीटर में, C से सेंटीमीटर। मास को हम लोग मेजर कर लिए ग्राम में, G फॉर ग्राम। तो ये हम लोग का इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है एफपीएस से, ओके। अब हम लोग अगला सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डैट इज MKS सिस्टम। इसका दूसरा नाम है मैट्रिक सिस्टम, METRIC, मैट्रिक सिस्टम, या इसी को हम लोग बोलते हैं SI सिस्टम, जो कि अभी हम लोग यूज करते हैं। तो MKS में कौन किस चीज़ को डिनोट कर रहा है ये तो अब आप लोग आराम से बता सकते हो। तो MKS, इसमें जो हमारा लेंथ है उसको हम लोग मीटर में दिखाते हैं, जो हमारा मास है उसको हम लोग किलोग्राम में दिखाते हैं, और टाइम जस्ट का 10 सेकेंड में दिखाते हैं। तो ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हमारे तीनों सिस्टम के बारे में बात हुई, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और MKS सिस्टम। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशन को। तो डायमेंशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। लेंथ का जो डायमेंशन होता है, लेंथ का जो डायमेंशन होता है उसको हम लोग ब्रैकेट में दिखाते हैं, और ये हमारा होता है L से। ठीक उसी तरह मास का जो डायमेंशन होता है इसको भी हम लोग ब्रैकेट से दिखाते हैं, और ये होता है हमारा M। और टाइम का जो डायमेंशन होता है इसको भी हम लोग सिमिलरली ब्रैकेट से दिखाते हैं, और ये होता है हमारा T। तो ये बेसिक चीज़ है। अब जैसे हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिक एग्जाम्पल। आपको क्वेश्चन में आ गया कि वेलोसिटी का डायमेंशन निकालिए, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं आशा करता हूँ सबको पता होगा। ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो किसी भी चीज़ का अगर डायमेंशन निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको उस चीज़ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है तो हम लोग लिख देंगे, वेलोसिटी को क्या करना है, डब्बा में बंद कर देना है, इज इक्वल टू डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है,
तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हम लोग मेजर किस में करते हैं, लेंथ में, और एल का डायमेंशन क्या होता है, एल, ठीक है। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, टी। तो ये भी इसका डायमेंशन हो सकता है, या थोड़ा अरेंज करके इसको क्या लिख सकते हैं, एल टी, नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, एल टी -1। आशा करते हैं कि कहाँ से आया ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम लोग डायमेंशन का डिफिनीसन देख लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग उस फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में उसको ऐसे एक्सप्रेस करें कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के टर्म में आ जाए। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपके क्या क्या हैं, तो ये तो आपको पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है, लेंथ, मतलब सबसे बेसिक क्या क्या है, लेंथ, मास और टाइम। तो इसके फॉर्म में, लेंथ, मास और टाइम के फॉर्म में किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है, उसका डायमेंशनिंग कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे आपका दिया हुआ है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं, लेंथ में, टाइम को टाइम में। लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, एल। टाइम का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, टी। तो इसको एल टी -1 के टर्म में लिख सकते हैं। अब एम, एल और टी के टर्म में आपको हमेशा दिखाना है डायमेंशन को। तो क्या हो जाएगा, एम का पावर 0, चूँकि एम तो यहाँ पे है नहीं, एल का पावर 1 और टी का पावर -1। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या है, तो क्या हो जाएगा, 0 इन मास, मास में इसका डायमेंशन 0 है, 1 इन लेंथ, लेंथ में इसका डायमेंशन 1 है, जबकि टाइम में इसका डायमेंशन क्या है, -1। तो डायमेंशन यही है। फॉर्मूला याद करिए और एम, एल और टी के टर्म में उसको इस्टेब्लिश कर दीजिए, यही होता है डायमेंशन। अब हम लोग बात करेंगे डायमेंशन फार्मूला के बारे में। तो डायमेंशन फार्मूला के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसका क्या देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स इन द ब्रैकेट, दैट इज m, l and t in bracket, then dimensional formula may be defined as expression m to the power a, l to the power b और t to the power c। तो वहीं पे वेलोसिटी का आप देख लीजिए, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज लेंथ बाय टाइम। लेंथ का डायमेंशन l, टाइम का डायमेंशन t, तो एल टी -1 या m0 l1 t -1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेलोसिटी का, m0 l1 t -1, ठीक है। तो बहुत बारीक सा डिफरेंस है, बहुत स्मॉल सा डिफरेंस है, किस में, डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला में। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, फिर एक दूसरा एग्जांपल लेके, ठीक है। जैसे कि आपको एरिया का आपको क्या निकालना है, डायमेंशन भी निकालना है और डायमेंशनल फार्मूला भी निकालना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। चाहे लंबाई हो या चौड़ाई हो, दोनों को लेंथ के ही टर्म में मेजर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, l² हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग अपना डायमेंशन के फॉर्म में इस्टेब्लिश करें तो कैसे हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एरिया इज इक्वल टू m0 l टू द पावर 2 और t टू द पावर 0, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। ये क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला। जबकि एरिया में डायमेंशन अगर पूछे तो m का डायमेंशन कितना है, मास का डायमेंशन कितना है, 0। लेंथ का डायमेंशन कितना है, 2, और टाइम का डायमेंशन कितना है, 0। टाइम का डायमेंशन कितना है, 0। तो आशा करते हैं डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला में आप लोगों को कोई दिक्कत अब नहीं होगा। अब एक और छोटा सा टॉपिक है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशन को इक्वेशन के फॉर्म में अगर आप लोग को लिखना है तो वो कैसे होगा, तो ये भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब डायमेंशंस को हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिख दे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। तो द इक्वेशन ऑब्टेन्ड व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड विद द डायमेंशनल फार्मूला इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे कि ऊपर ही वेलोसिटी का जो एग्जाम्पल, अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू m0 l1 t -1 इज ए डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन आप लोग को समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को
डायमेंशन वाले पार्ट में कोई दिक्कत अब नहीं होगी। डैट इज़ डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। अब एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट है। ये नोट क्या कहता है कि डायमेंशन एग्जाम्पल 1 2 3 पाई एप्सिलॉन exponential and all trigonometric functions are non-dimensional constant having constant value and no dimension। तो 1 का कोई भी नंबर हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी नंबर हो, या पाई हो, पाई हमारा क्या है कांस्टेंट है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई हो, या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनका डायमेंशन होता है कि नहीं होता है? तो नहीं होता है। इनमें से किसी का भी डायमेंशन नहीं होता है। ये क्या है? ये नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है? ये सारे नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट हैं जिनका कि कांस्टेंट वैल्यू होता है और कोई डायमेंशन नहीं होता है। पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? 3.14। सिमिलरली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का भी वैल्यू कांस्टेंट होता है और इनका कोई डायमेंशन नहीं है। तो इनका कोई डायमेंशन नहीं है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। डायमेंशंस का होमोजेनिटी, तो ये क्या कहता है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके पार्ट को, थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कि आपका अगर लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे कि कोई इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो ये हमारा क्या कहता है कि जो s का डायमेंशन होगा, s का डायमेंशन क्या होगा? L0, L1, M0, T0, ठीक है। वही u इंटू टी का भी डायमेंशन होगा और वही a इंटू टी स्क्वायर का भी डायमेंशन होगा। मतलब किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, इन सारे का डायमेंशन क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमारा क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डायमेंशन क्या हुआ? M0, L1, T0। m का तो कोई रोल नहीं रहेगा, मास का तो कोई रोल नहीं रहेगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में, लेंथ का रोल रहेगा तो L1, और t का भी कोई रोल नहीं रहेगा तो T0। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? M0, L1, T0, ठीक है। अब u इंटू टी का डायमेंशन आपको चेक करना है। तो u इंटू टी का डायमेंशन हम लोग चेक करते हैं। तो u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है? टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो u इंटू टी क्या हो जाएगा? d बाई टी इंटू टी। तो ये t से ये t गया तो d बचा। तो d मतलब क्या हो गया? लेंथ। तो फिर इसका भी डायमेंशन क्या हो गया? M0, L1, T0। तो जो s का डायमेंशन है वही u इंटू टी का डायमेंशन आया कि नहीं? तो आया। अब हम लोग ए टी स्क्वायर का चेक कर लेते हैं। तो ए टी स्क्वायर में ए क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। और इधर टी स्क्वायर है तो एक टी से एक टी गया। अब वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी बाई टी। तो डी बाई टी इंटू टी, तो डी बाई टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया तो क्या बच गया? डी ही बच गया। तो M0, L1 और T0। तो आप एक चीज़ यहाँ देख सकते हो, वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है कि जो डायमेंशन आपका S का है, जो डायमेंशन आपका लेफ्ट हैंड साइड में S का है, M0, L1, T0, वही आपका किसका है? वही आपका UT का है, M0, L1, T0, और वही आपका AT स्क्वायर का है, M0, L1, T0। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यही कहता है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम लोग क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। किसी भी फिजिकल इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करने के लिए हम लोग, मतलब वो जो फिजिकल इक्वेशन है, जैसे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो ये करेक्ट है या नहीं, ये सही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। अगर ये करेक्ट है तो जो s का डायमेंशन होगा वही u इंटू टी का डायमेंशन होगा और वही a इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। जैसे कि यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। तो एग्जाम्पल s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये तो हम लोगों ने कर लिया। दूसरा हम लोग का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? दूसरा हम लोग का जो एग्जाम्पल आपको करना है या दिया हुआ है वो हमारा क्या है? वो है हमारा
F इंटू एस मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और चेंज इंटू काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम यू स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस हाफ इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो, जैसे मैं चेक करके बताता हूँ। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ इंटू एस क्या हो जाएगा, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आप लोग निकाल लेना, क्या होता है m1 l1 t माइनस टू, और एस का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा m0 l1 t0। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला आया m1 l स्क्वायर t माइनस टू। सिमिलरली हम लोग का जो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, m इंटू वेलोसिटी का क्या हो जाएगा l बाई टी का स्क्वायर, तो m1 l स्क्वायर टी का पावर माइनस टू। तो ये क्या है, चूँकि डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हर एक टर्म का एक है, इसलिए ये क्या कर रहा है, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को फॉलो कर रहा है, और ये इक्वेशन हमारा क्या है, करेक्ट है। सिमिलरली अगला एग्जांपल आप लोग क्या देख सकते हो, अगला एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कैपिलरी राइज का, H इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा बाई आर इंटू रो इंटू जी। यहाँ पे T हमारा क्या है, सरफेस टेंशन है, और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको भी आप लोग चेक कर सकते हो। कॉस थीटा का तो कुछ डायमेंशन होगा नहीं, आर का क्या हो जाएगा, रेडियस, तो लेंथ डायमेंशन हो जाएगा, रो हमारा क्या है, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसका क्या हो जाएगा ml-3, ठीक है। और ये हमारा जी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा वही जी का होगा। तो इसको आप लोग निकाल के चेक कर सकते हो, 100% ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, दूसरा एप्लीकेशन टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख लो, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसका एग्जांपल लेके दिया हुआ है। अब आप जानते हो कि किसी भी चीज़ को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को लिखने का तरीका क्या है, तो वो है हमारा Q बराबर एन यू। एन क्या है हमारा नंबर या मैग्नीट्यूड, और यू क्या है क्वांटिटी, स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, एक मिनट, थोड़ा पेन को मैं क्या कर लूँ, लाइट कर लूँ। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Q बराबर N1 U1, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, और Q बराबर N2 U2, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब 1 और 2 इक्वेशन को अगर इक्वेट करेंगे तो N1 U1 बराबर N2 U2 हो जाएगा, जहाँ पे N1 और N2 क्या है, मैग्नीट्यूड है, जबकि U1 और U2 क्या है, सिस्टम है। तो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, m टू द पावर a पता नहीं है, l टू द पावर b और t टू द पावर c के टर्म में लिख सकते हैं। तो n1 इंटू U1, तो U1 को क्या लिख सकते हैं, m1a l1b और t1c, और वैसे ही बराबर n2 इंटू U2 m2a l2b और t2c, और ये दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हम लोग को यहाँ से n2 का वैल्यू मिल जा रहा है कि नहीं। तो किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं डायमेंशन का होमोजेनिटी यूज करके। अब जैसे यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना है, फोर्स को कन्वर्ट करना है MKS से CGS में, MKS से CGS में आपको फोर्स को कन्वर्ट करना है। अब फोर्स MKS में क्या हो जाता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और CGS में क्या हो जाएगा, N2 इंटू CGS में यूनिट क्या होता है फोर्स का, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, फोर्स का डायमेंशन जो है उसको लिख लिया, m1 l1 t माइनस टू इज इक्वल टू ma lb और t माइनस सी। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया, फिर इस इक्वेशन में पुट कर दिया। उसके बाद n2 का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, 10 टू द पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन या एक एक्सप्रेशन या एक रिलेशन डेवलप हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं अभी क्या वो डेवलप। तो फोर्स का जो हम लोग का MKS या SI में जो यूनिट आया वो क्या आया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और CGS में जो यूनिट आया वो क्या आया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, उसको मैं अभी लिखता हूँ। तो ये हमारा होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। और यही है जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन।
ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI है। ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, याद रखना। अब हम लोग का तीसरा एप्लीकेशन क्या है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का, तो डिराइव द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या करता है, रिलेशन डेवलप करता है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो एक हम एग्जांपल ले लेते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज या एमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन डेवलप करने का। तो ये हम लोग का क्या कहता है, लेट अस ऑब्टेन एंड एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का आप एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन करिए। रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास m विथ वेलोसिटी v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, जो कि किसी भी बॉडी को एक सर्कल जिसका कि मास m है, किसी भी बॉडी जिसका मास m है उसको किसी सर्कल जिसका कि रेडियस r है उसमें v वेलोसिटी से घुमा रहा है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन निकालना है, किसके टर्म में, वेलोसिटी और रेडियस के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे आप समझिए, लेट अस सेंट्रीपिटल फोर्स F, मान लीजिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स F है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁴a, v⁴b और r⁴c। चूँकि हमको पता नहीं है कि m का पावर कितना होगा, v का पावर कितना होगा और r का पावर कितना होगा, यही तो डायमेंशन का काम है। तो F बराबर है, जब हम लोग अब हम लोग जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो F बराबर k इंटू m⁴a, v⁴b और r⁴c। F का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है mLt-2 बराबर k का डायमेंशन नहीं पता है, लेकिन m का डायमेंशन आप लिख सकते हो, m का पावर 1, l का पावर 0 और t का पावर 0 हो जाएगा टू द पावर a। v का डायमेंशन लेंथ बाई टाइम, तो Lt-1 होता है, तो m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -1 टू द पावर b। और वैसे ही रेडियस का लिख सकते हो, रेडियस क्या है, लेंथ ही है, तो m का पावर 0 होगा, t का पावर 0 होगा, जबकि l का पावर 1 होगा और ये रेस्ट टू द पावर c। कुछ नहीं करना है, जो m वाला है उसको एक साथ अरेंज कर देना है। तो यहाँ देखो m1 l1 t टू द पावर -2, लेफ्ट हैंड साइड तो वही होगा। इधर क्या हो जाएगा, m टू द पावर a, l का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे b और यहाँ पे c, तो l टू द पावर b प्लस c, और t का पावर कितना हो जाएगा, -b। अब क्या करेंगे, m को इक्वेट करेंगे, तो a का वैल्यू, m का पावर यहाँ पे कितना 1 और m का पावर यहाँ पे कितना a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। वैसे ही l का पावर यहाँ कितना 1, या l का पावर यहाँ कितना b प्लस c, तो b प्लस c बराबर 1। और यहाँ पे तीसरा देखो, b का पावर यहाँ पे t का पावर -2, यहाँ पे -b, तो -b बराबर -2, तो b का पावर 2 निकल गया यहाँ, और b का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो c का पावर -1 निकल जाएगा। अब हम लोग का जो पेरेंट इक्वेशन था ये वाला, इसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे, f बराबर k इंटू m का पावर a, b का पावर b और r का पावर c। तो f बराबर k का तो k रह जाएगा, m का पावर कितना हो गया 1, b का पावर कितना हो गया 2 और r का पावर कितना हो गया -1। अब ये -1 जो है तो ये नीचे जाएगा तो r बन जाएगा, तो f बराबर कितना हो जाएगा k m v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो ये हमारा क्या हो सकता है, ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारे 3 एप्लीकेशन थे। इस पे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका हेल्प होगा। इस लेक्चर को 2 बार 3 बार आप देखिए। बहुत छोटे से ढंग में मैंने यूनिट को ख़त्म किया है। ये हमारा यूनिट पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ, लेकिन ये चैप्टर का नाम क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू सो मच।